हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं हमारे मास्टरिंग टेराफॉर्म के पार्ट 5 में। यहाँ पे हम टेराफॉर्म के बारे में कुछ और समझेंगे आगे, इसका वर्क फ्लो और जो इसका कोर वर्क फ्लो है, ऑथराइज कैसे करता है, और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसको हम जानना चाहेंगे। और थोड़ा इसमें और डीपर जाके हम समझने की कोशिश करेंगे कि टेराफॉर्म का जो वर्क फ्लो होता है कैसे काम करता है। हमने तो मोस्टली 3 या 4 स्टेप्स के बारे में हम जानते हैं, वो भी ऊपर से, मतलब वो बिल्कुल एज अ आर्किटेक्चर लेवल पे कैसे काम करता है, आज हम उसको जानने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टेराफॉर्म मॉड्यूल्स का ये एक ग्राफ देखा था कि रिमोट बैकएंड और जो हमारा टीएफ स्टेट जो है, स्टेट लॉकिंग है, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था थ्रू ये वाले डायग्राम के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क फ्लो है, तो वर्क फ्लो वैसे भी हमें समझ आता है कि कोई यूज़र है वो टीएफ फाइल्स वगैरह लिखता है, मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करके वो ये इस टाइप के फाइल्स बनाएगा और उसको उसके थ्रू वो AWS पे अपना जो भी डिप्लॉयमेंट चलाना है, अप्लाई करना है, जो भी चीज़ें, वो वैसा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है। थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसको और आगे। टेराफॉर्म का वर्क फ्लो इसको हम कैसे समझें कि जो कोर टेराफॉर्म का वर्क फ्लो है वो कैसे काम करता है, और एक आर्किटेक्चर लेवल पे उसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कोर टेराफॉर्म वर्कफ्लो के बारे में। ये सीक्वेंस होता है अलग अलग ऑपरेशंस के जो कि टेराफॉर्म के थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से लेके एग्जीक्यूशन फेसेस तक एक ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन होता है। यहीं पे हम यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहला जो आता है टेराफॉर्म का जो वर्कफ्लो, सबसे पहले ऑथेंटिकेशन आता है कि कैसे वो ऑथेंटिकेट करे और यूज़र को ऑथराइज़ करे कि वो बात करके आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है उसमें वो चेंजेस कर सके। तो सबसे पहला ऑथेंटिकेशन ही आएगा। तो वर्क फ्लो से पहले आपका ऑथेंटिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि टेराफॉर्म कैसे कंफर्म करता है आइडेंटिटी को किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए। मेथड जो यूज़ करते हैं लोग वो है स्टैटिक है, डायनेमिक क्रेडेंशियल्स होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, शेयर्ड क्रेडेंशियल्स होते हैं, और भी कई सारे होते हैं। बाकी अभी हम इसके बारे में एक बार जानते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये हम कैसे अचीव करते हैं इन टेराफॉर्म। टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन जैसे क्या होता है ना कि जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है उसको हम सेटअप करते हैं, तो सेटअप कैसे करते हैं? टेराफॉर्म इनिट से। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इनिशियल फेज है टेराफॉर्म के प्रोसेस में। इसके बाद जो हमारा जो अगला जो फेस होता है टेराफॉर्म प्लानिंग का, और जो हमारा एग्जीक्यूशन प्लान है उसको सेव करने का। तो ये हम कैसे करते हैं? टेराफॉर्म प्लान से। ये क्या करता है? एक ब्लूप्रिंट आपको बना के देता है कि भाई मैं ये सब चीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रिजर्व करता है आपके एग्जीक्यूशन प्लान्स को फ्यूचर के लिए। टेराफॉर्म अप्लाइंग ये भी एक प्रोसेस है, मैनिफेस्टिंग करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर विजन को। टेराफॉर्म जो एक सर्विस प्रोवाइडर की मैं बात करूं तो जो रिसोर्स का मॉडिफिकेशन होगा वो कैसे होगा? वो अप्लाइंग करने से होगा ना। अब डिस्ट्रॉय भी एक हमारा एक प्रोसेस है। भाई आपके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए ना कि डिसमेंटल कर दो आप टेराफॉर्म के मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसी को हम डिस्ट्रॉय कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस जो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय का जो इंपॉर्टेंस है लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और ये आपको अच्छे से समझना होगा कि टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है और आपको बहुत सोच समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। टेराफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर, देखो सर्विस प्रोवाइडर हमने बहुत देखे हैं, कई सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। अगर मैं आपको अपने कोड पे लेके जाऊं तो ये हमने कुछ कोड किया था। यहाँ पे एक प्रोवाइडर नाम का मैंने फाइल बना दिया था। मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या है ना, यहाँ पे हम अलग अलग फाइल्स लिख दिए। चाहे तो एक ही फाइल लिख सकते थे, main.tf लिख के सबको एक साथ में लिख सकता था, बट मैंने यहाँ पे एक ना अच्छे से एक स्ट्रक्चर देने के लिए किया कि प्रोवाइडर का काम क्या होगा। भाई इसका काम होगा प्रोवाइड करना, तो AWS को मैंने प्रोवाइडर बना दिया। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर आपको जो रिसोर्स क्रिएट होंगे वो, और टेराफॉर्म टीएफ मतलब टेराफॉर्म के ये अलग से जो सेटिंग्स है कि बैकएंड जो होता है आपका रिमोट बैकएंड वो यूज़ करे या लोकल TF स्टेट फाइल यूज़ करे, वो मैंने यहाँ से कर दिया। फिर इसको वेरिएबल भी बना दिया। इसके अंदर जो रिसोर्सेज के अंदर कहीं पे भी कोई वेरिएबल की ज़रूरत है तो उसको मैंने वेरिएबल बना दिया। यहाँ सेंट्रलाइज मैनेज कर सकता हूँ। एक ये हो गया, मॉड्यूलर हो गया। अब इसी को उठा के मैं कहीं और लेके जाऊँगा, वहाँ बस वेरिएबल चेंज करूँगा, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, है ना।
तो उस वर्क फ्लो को हम समझेंगे कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर रहे थे सर्विस प्रोवाइडर्स को, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या है? टेराफॉर्म इंटरेक्शन करता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि AWS, एज्योर, डिजिटलओशियन, आपका गूगल क्लाउड है, अलीबाबा है, और भी बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 100 है, ऑलमोस्ट 100 प्लस होंगे, ठीक है। अब प्रोवाइडर क्या है टेराफॉर्म में? तो प्रोवाइडर आप इसको, जैसे मैंने लास्ट बता रहा था कि ये एक ब्रिज बनाता है, एक प्लग इन टाइप का है ना, वो टेराफॉर्म यूज़ करता है आपके सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है आपके टेराफॉर्म और आपके सर्विस APIs। अब सर्विस APIs क्या है? अब जो भी हम AWS से बात करते हैं वो API कॉल से ही तो करते हैं ना, टेराफॉर्म भी यही चीज़ करता है कि वो भी API से कॉल करता है, तो इसी को सर्विस APIs कहा गया। इसके अंदर आपके टेराफॉर्म, एज्योर और बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आ सकते हैं। हर सर्विस का अपना खुद का एक डेडिकेटेड प्रोवाइडर होता है। टेराफॉर्म प्रोवाइडर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरा टेराफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है ना, आपके प्रोवाइडर्स होते हैं और प्रोविजनर होते हैं, फिर प्लगइन्स होते हैं। अब ये किस में लिखा होता है? अब जो टेराफॉर्म जो लिखा है गोलैंग में लिखा है, इसका SDK होता है और थ्रू HTTPS ना ये बात करते हैं आपके प्रोवाइडर से। प्रोवाइडर पे बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, AWS है, यहाँ पे एज्योर है, गूगल क्लाउड है, आपका गिटहब है, कुबरनेटीज़ है, और भी कई सारे आपके सर्विसेज आपको मिल जाएंगे। तो एक टेराफॉर्म प्रोवाइडर का एक एग्जाम्पल है। रोल्स क्या होता है APIs का? तो API हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, मैं पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ हमने APIs के बारे में जाना था। बट API जो है ना, आपको एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस देता है आपको किसी काम को कराने के लिए, ठीक है। और आज के डेट में जैसे हम कुबरनेटीज़ की बात करें या कई सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं, इवन जो वेबसाइट्स भी हैं ना, खासकर आपके रिएक्ट के या नोड बेस्ड जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो API को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो API आज के डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और खासकर NoSQL जैसे डेटाबेसेस में अगर आपका बैकएंड है, आपका फ्रंट एंड जो है वेबसाइट में ऐसा वेब एप्लीकेशन है, तो इसमें API का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यह करता है, इनेबल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। भाई आपको किसी सॉफ्टवेयर से बात करना है, जैसे होता है ना कि मैं ChatGPT से बात करना चाहता हूँ अपने किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ही जाऊँ तो वहाँ पे कई सारे आपको ऐसे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपको कोड स्मेल, मतलब आपके कोड में कितनी गलतियाँ हैं उसको AI से बात करके अपने आप बता देंगे। आपको ChatGPT में कोड डालने की जरूरत नहीं, आप बस वहीं पे एक बटन दबा दो, आपको बता देगा। वो तो कैसे बात कर रहा है? वो API के कॉल से, वो ChatGPT के API से कॉल करेगा और वहाँ से उसको रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये API के थ्रू होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। टेराफॉर्म प्रोवाइडर जो होते हैं वो यूज़ करते हैं API को टू मैनेज रिसोर्सेज। जो टेराफॉर्म हमारा होता है, आपके प्रोवाइडर्स जो होते हैं जैसे AWS हो गया, गूगल हो गया, ये API के थ्रू मैनेज करता है हमारे रिसोर्सेज को। अब एक्चुअल में जो API है ये क्या है? ये जो प्रोवाइडर है उसको ट्रांसलेट करता है टेराफॉर्म कोड को API कॉल्स के रूप में। भाई टेराफॉर्म के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग तो होगी ना, गोलैंग में उन लोगों ने लिखा है, तो वो क्या कर रहा है ना, प्रोवाइडर से बात करने के लिए, उसको API कॉल करने के लिए भाई हम क्या देते हैं, हम एक लैंग्वेज में, HCL लैंग्वेज में कुछ लिख के देते हैं। टेराफॉर्म क्या करता है? प्रोवाइडर से बात करने से ट्रांसलेट करता है थ्रू, मतलब इनटू API कॉल्स। तो ये इसका एक छोटा सा रोल है। प्रोवाइडर एज अ ट्रांसलेटर, ये हम समझते हैं। तो प्रोवाइडर क्या करता है ना, वो एक लैंग्वेज बोलता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का, जिसको हम SCL कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये कम्युनिकेट करता है आपके सर्विस API के थ्रू, मतलब एक बीच में है ये SCL लैंग्वेज को, ये बात करता है आपके API से, जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो, और इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करता है आपके सर्विस API को। तो ये बीच में जो प्रोवाइडर ये आ रहा है ना, यही आपका ट्रांसलेटर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन है ये क्या करता है? ये इनेबल करता है आपके टेराफॉर्म के वाइड रेंज ऑफ सर्विस मैनेजमेंट को। तो बीच में आ गया प्रोवाइडर। प्रोवाइडर अगर आप नहीं डालोगे तो भाई वो आप SCL लैंग्वेज को समझा नहीं पाएगा ना, आपके जो API कॉल्स है उसमें ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कुछ हम इसको मान के चलते हैं। एक हम यहाँ पे एक वर्क फ्लो देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा SCL लैंग्वेज है, इसके बीच में आपका प्रोवाइडर आएगा। ये क्या करेगा? ट्रांसलेट कर रहा है अमेजॉन AWS को। भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे यही कहा जा रहा है ना कि रीजन बता दो, रिसोर्स बता दो, भाई इंस्टेंस टाइप बता दो। भाई ये एक लैंग्वेज है, ये HCL है। HCL क्या करता है ना, HCL के ऊपर हम प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर हमने दे दिया है, ठीक है। तो
ये जो प्रोवाइडर है, ये AWS नाम का प्रोवाइडर है, अपने आप में एक अलग से आप मॉड्यूल समझ लो इसको, ठीक है, या एक पीस ऑफ कोड समझ लो। उस कोड को ना जैसे हम इसको चलाते हैं, टेराफॉर्म इनिट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो AWS नाम का जो भी वहाँ पे है उसको आपने देखा भी होगा कई बार वर्क फ्लो में, वो डाउनलोड करता है कुछ और उस वाले कोड को यूज़ करता है और उसके बाद बात करता है। आपका क्रेडेंशियल और जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हो जाने के बाद वो प्रोवाइडर से बात, मतलब प्रोवाइडर के थ्रू बात करेगा आपके AWS से। आपने लिखा है AWS, एज्योर लिखा हो तो एज्योर के API से बात करता है। तो SQL लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है आपका प्रोवाइडर। कैसे? AWS नाम का एक वहाँ पे मॉड्यूल आपका मिलेगा, उस मॉड्यूल को खींचता है अपने पास, उसको समझता है, फिर उसके बाद जो उसमें जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई है उसके थ्रू वो बात करता है आपके सर्विस API से और बात हो जाता है आपके अमेजोन AWS से। तो ये जो लिखने का मतलब ये यही हो गया कि प्रोवाइडर हमने ये दे दिया, ये ट्रांसलेट कर देगा आपके लिए और इससे बात करेगा। यहाँ पे हमने कह दिया उसको कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, आप प्रोवाइडर हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑथराइज़ कर रहा हूँ कि आप भैया इससे ऐसा कुछ बना के दे दो। तो ये ऐसा ट्रांसलेट की तरह करता है। एक वर्क फ्लो है SQL से प्रोवाइडर के थ्रू, बीच में थोड़ी सी ये ऐसे कोड्स रहेंगे, फिर प्रोवाइडर के आगे भी अब आप जो प्रोवाइडर होता है उसमें भी कोड होता है और फिर अमेजन के AWS से वो बात कर लेता है। तो एक सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट जो है हमारा अब वर्किंग ऑफ अ प्रोवाइडर। भाई प्रोवाइडर क्या होता है? पहले इनिशियलाइज करेगा, प्लानिंग फेज में जाएगा, रिसोर्स क्रिएशन करेगा। ये एक सिंपल सा एक छोटा सा इसका वर्क फ्लो है। इसके अलावा ये हैंडल करता है आपके API रेस्पॉन्स को, अपडेट करता है टेराफॉर्म की स्टेट फाइल को और आउटपुट शो भी करता है भाई क्या क्या आप चेंजेस आपने किया है या करने वाले हैं। ये है वर्किंग ऑफ अ प्रोवाइडर। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो टेराफॉर्म सिमलेस इंटरेक्शन करता है आपके सर्विस प्रोवाइडर से, आपको इनेबल कराता है आपके प्रोवाइडर और API के थ्रू मतलब बातचीत करने में। ये जो फॉर्म है ना, क्योंकि ये बहुत वाइडली अडॉप्टेड है, तो ये जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के बारे में कहें तो इसलिए इसको आप ये कह सकते हो कि बादशाह है टेराफॉर्म। भाई देखो किसी और ISC में आप जाओगे तो उसमें देखो अपने सर्विस की स्पेसिफिक ही रहेगा और इतना रोबस्ट और स्केलेबल और इतने अच्छे फीचर्स आपको ना, अगर ISC की परफेक्टली बात करूँ ना तो आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इसे टेराफॉर्म आज की डेट में मतलब कहने का मतलब सबसे बढ़िया टूल है अगर मैं ISC की बात करूँ तो। यह करता है, अंडरस्टैंड करता है आपके वर्कफ्लो को, एजेंशियल करता है, मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली और थ्रू टेराफॉर्म। ठीक है, तो ये इसका एक कंक्लूजन मैंने डाला हुआ है। आगे देखते हैं, वर्कफ्लो समझते हैं कि कोर टेराफॉर्म का वर्कफ्लो होता कैसे है। ये है मेरा एक कोर टेराफॉर्म का वर्कफ्लो। यहाँ पे क्या है ना, ये मेरा यूज़र है भाई, कुछ TF नाम का फाइल लिख देगा, यहाँ पे इनिट प्लान अप्लाई डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके बाद ये टेराफॉर्म प्रोवाइडर है यहाँ पे चेंजेस कर देगा। आप चाहो तो इसका जो बैकएंड है terraform.tf स्टेट है, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसका एक वर्कफ्लो है। इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। टेराफॉर्म लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। टेराफॉर्म जो वर्कफ्लो है मतलब एक साइकिल की तरह काम करता है। ये वन वे नहीं है कि एक बार आपने चला दिया, जैसे एनसाइबल में या और भी कई सारे टूल्स इसमें क्या होता है, एक बार आपने बना दिया तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसको रिवर्स करने के लिए आपको फिर से उतना ही कोड लिखना पड़ेगा जो आपने चेंजेस किए हैं, फिर से उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है या हटाना है तो फिर से एक नया कोड लिखना पड़ेगा। तो ये एक वो क्या है, वो वन वे एक सड़क की तरह है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी को हम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, अलाउ करता है एडजस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से मैनेज करने के लिए। आगे बात करते हैं टेराफॉर्म ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हमारे जो अभी तो हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में समझा है। एक सबसे जो पहला स्टेप होता है, देखो हमने भाई TF फाइल लिख लिया, ठीक है, बट अगर हमने अपने क्रेडेंशियल को सेट ही नहीं किया तो भाई वो किस काम का। तो सबसे पहला जो वर्क फ्लो का जो सबसे पहला होता है, देखो वो वन टाइम काम होता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन वो वन टाइम काम होता है, तो उसको वर्क फ्लो के अंदर नहीं लेते। वर्क फ्लो के अंदर लेते हैं आपका 4 स्टेप्स को, इनिट, प्लान, अप्लाई और डिस्ट्रॉय। ये 4 जो होते हैं ना, ये मेन उसके वर्क फ्लो हैं। अगर ऊपर से मैं बताऊँ तो इसके अंदर और भी डिटेल्स हो सकते हैं, बट उससे पहले जो वन टाइम सेटअप होता है वो होता है आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के ऊपर। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद हम वर्क फ्लो को अच्छे से समझेंगे। अब
प्रोवाइडर जो होता है वो कैसे ऑथेंटिकेट करता है, वही टेराफॉर्म से कैसे इंटरेक्ट करता है वो, है ना। तो प्रोवाइडर भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सिक्योर ऑथेंटिकेशन में, जैसे कि हमारा AWS है। इसका एग्जांपल कैसे है भाई, हम AWS CLI पे अपना क्रेडेंशियल डाल देते हैं यार, और वो क्या करता है भाई, प्रोवाइडर है ना वो, AWS तो प्रोवाइडर है। अब AWS उसको अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है भाई कि ये AWS CLI में जो मेरा डाला हुआ है क्रेडेंशियल, मुझे इसको यूज़ करना है, मुझे जो लिख के दिया गया मुझे वो यूज़ नहीं करना, वो मैं उसको नहीं चाहता। तो कहने का मतलब है AWS भी इस पे आपको, मतलब AWS क्या है, प्रोवाइडर है भाई। कोड जो लिखा गया ना गोलैंग में, जो AWS से API कॉल करके बातचीत करता है, उसमें भी ये सुविधा आपको दिया है। तो इसलिए प्रोवाइडर भी इम्पॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है यहाँ पे आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में। अब ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या क्या है हमारे टेराफॉर्म के अंदर, तो कई सारे मेथड्स हमारे पास, ठीक है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो। भाई आपको घर पे टेस्टिंग करना है, लैब सेटअप, छोटा सा लैब सेटअप किया, तो आपका अप्रोच दूसरा होगा। आप डेवलपर हो, आपने AWS पे, Azure पे अपना ऐसे खुद का एक छोटा सा अकाउंट बना रखा है, उस पर आप सीख रहे हो, या आप सच में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो सिनेरियो दूसरा है। एक आप बड़े एंटरप्राइज, कहने का मतलब है कि US बेस्ड MNC में काम करते हो, जहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ है, तो उनका जो अप्रोच है ऑथेंटिकेशन मेथड का वो अलग होगा। बाकी अगर मैं प्रोफेशनल वे में बात करूँ तो आपको ये सब चीज़, जितने भी जो ऑथेंटिकेशन मेथड्स है ना, इसके बारे में जानना चाहिए। इसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सर्टिफिकेशन पाथ में, और वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। तो वही हम देखेंगे आगे। स्टैटिक क्रेडेंशियल, सबसे पहले स्टैटिक क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं। ये क्या करता है, आपका AWS की और सीक्रेट की को टेराफॉर्म के कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता है। अब होता यही है ना कि अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, प्रोवाइडर दे रखा है, तो भाई यहीं पे मैं कह दूंगा AWS सीक्रेट की, और यहाँ पे बोल दूंगा कि उसको एक्सेस की, है ना, और उसको मैं लिख दूंगा, तो भाई ये कोड में एक्सपोज हो गया। एक तो इसी को हम स्टैटिक क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होता है। अब ये कीज़ क्या करते हैं आपको, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर ये जो है इसको हम एम्बेड कर देते हैं, और ये इंटरेक्ट करते हैं आपके AWS के रिसोर्सेज को। हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको भाई ये फाइल कहीं देना ही नहीं है, आपके सीक्रेटली आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ, तो आप इसको घर पे अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक टेम्प्रेरी आपके इन्वायरमेंट में, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इस जो फाइल है इसको कभी भी कमिट नहीं करना चाहिए, गिटहब पे डालना ही नहीं चाहिए इसको। मान चलो आपका पब्लिक गिटहब है, मान के चलो आपने गलती से, आपको नॉलेज नहीं गिटहब का, आपने पब्लिक रेपो बना दिया है, और वहीं पे आपने ये कीज़ को पुश कर दिए, ना आपने डिलीट किया ना कुछ किया। होता है कई लोग को वर्स्ट केस में नॉलेज नहीं होता कई बार, तो ऐसा वो कर देते हैं, तो वहाँ पे वो जो कीज़ लीक हो जाएगा आपका, तो भाई बंदे उसको यूज़ कर लेंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर देंगे, आपका बिलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको ये समझना है कि अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हो, भाई आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है, तो आप गिटहब बिल्कुल यूज़ ना करो। भाई आप लोकल पे मैनेज करो आपका हर चीज़ को, और वहाँ पे चाहो ना तो आपके जो क्रेडेंशियल है उसको एक्सपोज करके रख सकते हो, बस अपलोड कहीं ना करो, उसको अपने सिस्टम के अंदर रखो, बस यही करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस जो है। तो ये स्टैटिक क्रेडेंशियल का एक एग्जाम्पल है जो कि हम इंटीग्रेट करते हैं हमारे TF फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो कीज़ होते हैं ना, इनको आप नेसेसरी परमिशंस ही दो। हमारा AWS का प्रिंसिपल, जो IAM का प्रिंसिपल, यही कहता है कि इसको लिस्ट, जो आपने की बनाया और जिस काम के लिए बनाया वो वही काम कर पाए, उससे एक्स्ट्रा कुछ ना कर पाए। भाई खासकर रूट का तो आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आपको बनाना ही चाहिए, वो रिकमेंडेड है। AWS के जो एडवाइजरी रिपोर्ट है उसमें भी आते हैं। अगर आप एंटरप्राइज में बात करो, आपका एंटरप्राइज सपोर्ट का क्या सब्सक्रिप्शन है, तो वो बंदे ना आपको महीने के महीने या 15-15 दिन में आपको एक रिपोर्ट भेजते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका लीकेज है, कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वैसे जगह पे भी कहता है वो कि रूट का सिक्योरिटी क्रेडेंशियल कभी होना ही चाहिए। तो आप जो भी बनाओ IAM के थ्रू बनाओ, कम से कम उसका परमिशन रखो। आपको परमिशन भी अच्छे से समझना चाहिए, चाहे आप टेस्ट पे क्यों काम ना कर रहे हो। अब रेगुलरली इसको क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए इस की को। भाई क्या जाता है उसमें यार, IAM पे जाओ, उस पर बोल दो कि जो पुराना है इसको डिलीट मार दो, एक नया फट क्रिएट कर दो, फिर से आपका AWS कॉन्फ़िगर करो, या फिर जहाँ पे आपको कोड में कहीं यूज़ करना है भाई नया यूज़ करो। हर सेशन में ऐसे करो। अगर आप भाई सीख रहे हो, टेस्टिंग लैब में हो, आपके घर पे ही काम करते हो, है ना, या अपने खुद के लैपटॉप पे काम करते हो, तो भाई क्या जा रहा है, जैसे ही आपने काम किया भाई डिलीट मार दो, अगले दिन फिर बैठे कंप्यूटर पे फिर से नया बना लो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसी को बोल रहा है कि रेगुलरली आपको रोटेट करना चाहिए। इससे क्या होगा फ़ायदा, भाई कभी भी गलती से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, तो भाई तो आप तो भाई आपने एक आदत बना रखा है
जैसे ही आपका काम होगा आपने डिलीट मार दिया, तो कहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया तो भाई नेक्स्ट डे आप फिर से उसको कभी भी जब बैठोगे फिर से आप उसको नया बनाओगे। ठीक है, साथ ही के साथ इसको आपको इंक्रिप्शन या सिक्योर स्टोरेज सिस्टम पे रखना चाहिए। भाई आपका लैपटॉप अगर इंक्रिप्टेड है ना तो बढ़िया है, वहाँ से होता है ना कई बार कोई थर्ड पार्टी ऐप से मालवेयर के थ्रू या कहीं पे गलती से आपने लिंक कर दिया, आपका रिमोटली सिस्टम चला गया या हैक हो गया, फिर वहाँ से वो जो भी काम की चीज़ें हैं वो सब वो ले लेते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड ये सब कीज़ वगैरह होते हैं, SSH के कीज़ होते हैं, वो सब वहाँ से उठा लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इंक्रिप्शन भी जरूरी है। अगर आपका इंक्रिप्शन होगा, आप ऑब्वियसली ये बात है, अगर आप विंडोज़ पे हो तो बिटलॉकर यूज़ करो, मैक में तो होता ही है, लाइनक्स में तो थोड़ा कम रिस्क होता है वहाँ पे भी, लेकिन आप इनक्रिप्ट कर सकते हो थ्रू वेराक्रिप्ट। वेराक्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर है बिटलॉकर की तरह, काफ़ी पहले आया है, बिटलॉकर तो बहुत बाद में आया है, तो वैसे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं बात कर रहा था एक लोकल जो डेवलपर है या जो सीखने वाले बंदे हैं उनके लिए। ये क्या होता है भाई, सबसे इजी तरीका यही है, लेकिन ये सूटेबल होता है आपके नॉन प्रोडक्शन यूज़ के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल, भाई ये भी एक स्टैटिक क्रेडेंशियल का ही पार्ट है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होता है भाई, AWS क्रेडेंशियल जो अलाउ करता है आपके टेराफॉर्म को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके AWS प्रोवाइडर से, है ना। सिक्योर और अल्टरनेटिव वे है ये आपकी क्रेडेंशियल को डायरेक्टली टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एम्बेड करने के लिए। ये थोड़ा सा रिस्क को रिड्यूस करता है। क्रेडेंशियल आपका एक्सपोजर, मतलब जो क्रेडेंशियल आपका बाहर एक्सपोज नहीं होता थ्रू स्क्रिप्ट फाइल या शेयर्ड एनवायरनमेंट में। अब होता क्या है भाई, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसमें जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है आपने क्या किया, उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, चाहे आप विंडोज़ पे हो या लाइनक्स पे हो। अब जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा, वो वाला जो वेरिएबल है, वो जो आपने डिक्लेयर कर रखा है इन्वायरमेंट वेरिएबल, अपने आप लोड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, क्रेडेंशियल तो भूल ही जाना है, आपको बस अपना TF फाइल डालना है और चला देना है। अब फ़ायदा आपको क्या होगा भाई, क्रेडेंशियल आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल है। हाँ, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई अगर इंट्रूजन होता है तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से वो चीज़ निकाल सकता है, तो वो तो एक तरह से आप हैकिंग ही बोल लो। बाकी सिक्योर यहाँ पे ये हो जाता है, आपको डर नहीं रहता। अगर आप यहाँ पे गिटहब भी यूज़ करना चाहते हो, आप भाई गिटहब के पब्लिक में भी आप काम करना चाहते हो, कुछ अपने लेसन्स बना रहे हो या कुछ नोट्स बना रहे हो, उसको भी अपलोड, तो आपका भाई इन्वायरमेंट का जो भी वैल्यू तो वहाँ जाएगा नहीं। तो ये एक सिक्योर तरीका है। मतलब इसको हम समझेंगे कि किन लोगों के लिए है, कैसे इसको आपको यूज़ करना चाहिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होता है आपका लोकल होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है, लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कई बार एक्सेस हो जाता है। ठीक है, ये क्रूशियल है आपके सिस्टम का जो सिक्योरिटी है या मॉनिटरिंग जो होता है, रनिंग जो प्रोसेस वगैरह होते हैं ना, पोटेंशियल जो थ्रेट्स होते हैं, इसमें आप उसको देख सकते हो। अगर वहाँ पे कुछ मालवेयर वगैरह है तो आप उस चीज़ से, मतलब उससे एक्सपोज हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल। देखो बैक एंड से किसी ने आपको तो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको उसने रिमोटली तो लिया नहीं आपके सिस्टम को, वो कुछ मालवेयर वगैरह डाल के आपका CMD में अपना अलग से अपना कुछ रिमोटली कुछ कमांड डाल देंगे, भाई इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल बता दो, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल उनको मिल जाएगा। तो उससे आपका जो कीज़ है, जो क्रेडेंशियल्स है, वो एक्सपोज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो मेथड है ना, एक सिक्योरिटी तो देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता, बट पूरी तरह से ना इसको जो रिस्क होते हैं हमारे, उसको ख़त्म नहीं कर पाता ये। हाँ, तो ठीक है ना, ये एक डेवलपर के लिए बढ़िया है भाई, आप गिटहब भी यूज़ करो तो ये तरीका बढ़िया है। यही चीज़ अगर प्रोडक्शन में लेके जाओ ना, तो भाई ये खतरनाक है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं। ये मोर सिक्योर है और उसको टर्मिनल में हम सेट करते हैं। भाई लाइनक्स का टर्मिनल होता है, कमांड होता है, पावर सेल होता है, वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो। ये आइडियल होता है आपके स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हो, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, या इंडिविजुअल डेवलपर हो, तो उनके लिए बेस्ट है ये। भाई किच नहीं चाहिए मुझे, बस अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल वहाँ डाल दो, धड़ाधड़ अपना TF फाइल लिखो और भाई बनाओ जो बनाना है। ठीक है, शेयर्ड क्रेडेंशियल। अब ये जो शेयर्ड क्रेडेंशियल है, ये एसोसिएट होता है आपके AWS CLI से। ठीक है, हमने जैसे एक्सेस की और सीक्रेट की बनाया था ना हमने, जैसे AWS कॉन्फ़िगर लिखते हैं और उसके आगे अपना AWS के एक्सेस की दे देंगे, सीक्रेट की दे देंगे, तो आपका AWS CLI में जो प्रोफाइल है .aws के अंदर आपका क्रेडेंशियल नाम का फाइल बना देगा और वहाँ पे आपके वो सिक्योरली वहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना आपका, इसी को हम शेयर्ड क्रेडेंशियल फाइल कहते हैं।
हर प्रोफाइल जो है कॉरस्पॉन्ड करता है आपके अलग अलग सेट ऑफ क्रेडेंशियल का। आप अलग अलग वहाँ पे क्रेडेंशियल्स बना सकते हो। आपके भाई मल्टीपल अकाउंट्स हैं, आप रोल्स के थ्रू आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। सबके जो जो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आप उसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो और स्विच भी कर सकते हो इसको। टेराफॉर्म क्या करता है ना, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आपको जो फाइल है पहले वही यूज़ करेगा, लेकिन आप उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। AWS प्रोफाइल, भाई आपके पास 5 अलग अलग अकाउंट हैं, ठीक है, 5 आपको अकाउंट दे दिया गया है और पाँचों के क्रेडेंशियल आपके पास है, तो पाँचों को आप क्या करोगे ना, कॉन्फ़िगर कर सकते हो और उसको कॉल भी कर सकते हो अपने TF फाइल से। बस आपको लिखना है AWS प्रोफाइल और आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब जो शेयर्ड क्रेडेंशियल्स है होता कैसे, दिखता कैसे भाई, लाइनक्स और मैक ओएस में तो भाई आपके प्रोफाइल जो होता है ना, होम फोल्डर जो होता है, आप वहाँ पे .aws और क्रेडेंशियल्स ये देख सकते हो। MS विंडोज़ में आपका जो यूज़र प्रोफाइल होता है, आपका यूज़र का नेम होता है, उसके अंदर एक ना हिडन, यहाँ पे तो हिडन फोल्डर नहीं होता, डॉट क्लियर दिखता है वो, तो .aws के अंदर क्रेडेंशियल्स, तो ये इसके पाथ है। अब शेयर क्रेडेंशियल फाइल क्या है, ये अलाउ करता है इजी स्विच करने में। भाई अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स है आपके AWS के अंदर, रोल्स है, क्रेडेंशियल को आप ना आउट ऑफ द स्क्रिप्ट रखना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट है ये। तो ये जो फाइल है ये सिर्फ रीडेबल होना चाहिए आपके अपने अकाउंट से, और जो शेयर रिपोजिटरीज और बैकअप वगैरह है ना, उसमें आपको इसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो सबसे बढ़िया तरीका है भाई इसको रोटेट करो, और सबसे बेस्ट तरीका है ऑलवेज मेंटेन फाइल सिक्योरिटी। आपका विंडोज़ का सिस्टम है, आपने शेयरिंग खोल रखा है, भाई कुछ लिंक आया, आपने क्लिक कर दिया, वहाँ से एक पोर्ट खुल गया, बैकडोर से हैकर आपके सिस्टम को देख रहा है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा एंटीवायरस रखना बहुत जरूरी है, आप खासकर विंडोज़ में हो तो। लाइनक्स में ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट विंडोज़ में है। शेयर्ड क्रेडेंशियल क्या है, बहुत कन्वीनियंट है, ये एक्सपोज नहीं करता आपके क्रेडेंशियल को थ्रू स्क्रिप्ट और कोड। इसके लिए क्या चाहिए होता है, AWS CLI इंस्टॉल होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ये सूटेबल होता है आपके इंडिविजुअल डेवलपर्स के लिए और स्मॉल टीम्स के लिए। भाई आपका ज़्यादा बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी है, तो आपके पास 8, 10, 15 बंदों के टीम है, तो उनमें ये चीज़ चल सकता है। और सिक्योर वे भी है, ऐसा नहीं कि सिक्योर वे नहीं है, सिक्योर वे है। अब बात करते हैं एक और ऑथेंटिकेशन मेथड की, इसको कहते हैं EC2 रोल। अब EC2 रोल्स क्या है, ये IAM एंटिटीज़ होते हैं, और ये आपके EC2 के जो इंस्टेंसेस होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, उनको असाइन कर देते हैं। आपका EC2 का एक इंस्टेंस बनाओ, एक आप EC2 का रोल बना दो, उसमें आप लिख दो कि भाई ये जो इसको परमिशंस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और परमिशन के हिसाब से क्या होगा, ये मैनुअल क्रेडेंशियल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस पर। एक टेम्पररी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल बनेगा थ्रू STS, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, जो कि EC2 रोल आपको प्रोवाइड कराता है, और वो टेराफॉर्म से API रिक्वेस्ट उसके थ्रू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि जितने भी एप्लीकेशन हैं आपके जो EC2 इंस्टेंस के, वो शेयर कर सकते हैं आपके सेम रोल और परमिशंस को। भाई आपके जो EC2 आपने बनाया है, चलो ठीक है, आप टेराफॉर्म के लिए बनाया आपने, उसके अंदर से आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट और भी जो एप्लीकेशन है वो भी उसको यूज़ कर सकते हो, उस मतलब क्रेडेंशियल को। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। EC2 के अंदर रोल्स के अंदर ये है कि ये बेनिफिशियल है व्हेन रनिंग टेराफॉर्म ऑन EC2। अभी आप EC2 एक रोल आपने बना दिया, उस पर आपने नेसेसरी परमिशन दे दिया, लेकिन वो चलेगा कहाँ से, भाई आपके EC2 इंस्टेंस के अंदर चलेगा, भाई आपके लोकल से नहीं चलेगा। तो एक यहाँ पे मार खाता है ये कि मैं तो ये चाहता हूँ ना कि मैं EC2 के अंदर ना जाऊँ, भाई रिमोटली मैं लॉगिन क्यों करूँ। होता है कई लोग रिमोटली लॉगिन करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं लोकली अपने सिस्टम पे काम करूँ, मेरे को ओवरहेड नहीं चाहिए, कहीं पहले SSH करो, उसके बाद वहाँ पे फाइल बनाओ, ठीक है। बट एक तरीका है, बहुत लोग करते भी हैं। अब यूज़ केसेस के ऊपर मैंने बताया ना कि ये यूज़ केसेस के ऊपर आपके डिपेंड करता है। स्पेशली इन प्रोडक्शन, जो आप कुछ जैसे मान को चलो ऐसी भी कंपनी होती है, ऐसे फ्रीलांसर जब काम करते हैं टेराफॉर्म के लिए, तो लोग वहाँ क्या कहते हैं, भाई ये वाला मेरा EC2 का है, यहाँ पे मैंने टेराफॉर्म सेटअप कर रखा है, आप इस पर लॉगिन करो, काम करो। तो वैसे सिचुएशन में ये बिल्कुल आइडियल है, बहुत बढ़िया है। इससे क्या क्रेडेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है आपके सिक्योरिटी को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक रोल डिफाइन करना पड़ता है, नेसेसरी परमिशन फॉर टेराफॉर्म, और असाइन करना पड़ता है आपके EC2 के इंस्टेंस को। तो एक ओवरहेड लग जाता है। जैसे मान के चलो मुझे किसी से काम कराना है, जिसको कुछ टेराफॉर्म का काम कराना है, कोई एक्सपर्ट बंदा है डेवऑप्स का, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मेरे को टेराफॉर्म के अंदर ये सब चीज़ करवाना है, आप कर दोगे। तो उसको मैं कैसे एक्सेस दूँ, भाई मैं उसके लिए मुझे स्पेशली एक EC2 का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, भाई उसके पैसे भी तो लगेंगे, बट आप देखो आपके बजट के हिसाब से आप तो करोगे ही। तो ये एक अलग से एक आपको ओवरहेड हो जाता है कि EC2 का इंस्टेंस आपको बनाना पड़ सकता है।
आपके पास 50 डेवऑप्स के बंदे, तो 50 के 50 के लिए आप ना EC2 का इंस्टेंस नहीं बना सकते भाई, एक्स्ट्रा पैसे फालतू खर्च हो रहे हैं ना। तो हम कोशिश ये करेंगे ना कि भाई लोकली वो काम करें, और कुछ ऐसा सिस्टम बनाए ना कि लोकली वो काम करें और सिक्योर भी रहे क्रेडेंशियल्स। उसको भी हम आगे देखेंगे। AWS जो प्रोवाइडर है, ये इसी इंस्टेंस रोल को ऑथेंटिकेशन के लिए, निगेटिंग के लिए, या जो मैनुअल क्रेडेंशियल इनपुट है उसी के लिए ना, जो प्रोवाइडर है वो अपने आप उसको हैंडल कर लेता है थ्रू EC2 रोल। ये क्या है? ऑटोमेटेड क्रेडेंशियल मैनेजमेंट है, लिमिटेड टू AWS EC2 इंस्टेंसेस। मतलब इससे ये बात निकल के आ रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये देखो ऑटोमेटिकली होगा भाई। आपने रोल बनाया है वहाँ पे EC2 का, तो आपको वहाँ पे, तो हमें तो पता है कि पासवर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ता रोल के अंदर, अपने आप उसको एज्यूम कर लेता, आपके यूज़र को एज्यूम करा देगा कि भाई ये वाला रोल को यूज़ कर लो। लेकिन उसके लिए बस ये है कि EC2 के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये ऑप्टिमल होता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है। आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया तो ये आप चीज़ यूज़ कर सकते हो, खासकर जैसे कि मैंने बताया फ्रीलांसर्स प्रोजेक्ट बहुत सारे आते हैं टेराफॉर्म के, तो उसके लिए परफेक्ट होता है। या आपको किसी से करवाना है कि भाई मेरे को ये काम करवाना है, आप करवा दो, तो आप उसको एक ऐसा सोल्यूशन दे सकते हो कि भाई मैं EC2 का एक मैं इंस्टेंस बना देता हूँ, इस पर मैं एक रोल डाल दूंगा, और इस पर क्या होगा, आप टेराफॉर्म का काम कर सकेंगे। तो रिमोटली आपका सब चीज़ वहीं पर रहेगा। एक आइडियल सिचुएशन है, बट बहुत सारी कंपनियां इसको अडॉप्ट भी करती हैं अपने अपने हिसाब से, जैसा उनको लगता है, जैसा उनको सही लगता है उसके हिसाब से भी अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि ऑप्टिमल फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए बोल रहा है, और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये यूज़फुल है। एज्यूम रोल, अब होता क्या है इसके अंदर भाई, एज्यूम करेगा रोल को, जो AWS को अलाउ करेगा ना यूज़र को कि अलग अकाउंट से अगर आपको करवाना है उसको एक्सेस, या आपके रिसोर्सेज को किसी और जो अलग अलग अकाउंट में है, तो ये उसके थ्रू होता है। टेराफॉर्म लेवरेज करता है आपके ये फीचर को, अलाउ करता है आपके डेफिनेशन को, IAM रोल, AWS प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन यूज़र, और वो एज्यूम कर लेता है इसको, उसके थ्रू ये नेसेसरी परमिशन उसको मिल जाता है। तो वही है जो मैंने बताया कि एज्यूम करना होता है ना STS के थ्रू, ये वही बता रहा है। ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है आपके सिक्योर वे, मतलब जो टेम्प्रेरी जो प्रिविलेजेस होते हैं, क्रॉस अकाउंट एक्सेस के लिए बहुत अच्छे से काम आता है। बहुत दिन तक आप कोई एक्सेस किए रखो, ठीक है, इसमें भी होता है ना कि वो शायद साल भर में एडवाइजरी रिपोर्ट आता है कि आपके ये क्रेडेंशियल जो इसको रोटेट करने की ज़रूरत है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ मतलब लॉन्ग लिव्ड आप एक्सेस कीज़ बना के रखो डेवलपर के लिए, ये ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो एक अलग वे में चला जाता है। बहुत लोग जो कंपनियां होती हैं, जैसे अब ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स नहीं होते जिस कंपनी में, तो उन लोग ने ऐसा गलती करते हैं कि बहुत लंबे लंबे तक, देखो हमें टेराफॉर्म चलाना है भाई, तो स्टार्टिंग में सीखते हुए जब बंदे अडॉप्ट करते हैं तो ऐसी गलतियां कर देते हैं। इंस्टेड ये क्या करता है, IAM रोल करता है, उस पर लिमिटेड परमिशन डाल देता है, फिर टेम्प्रेरी आपको एक्सेस दे देगा, आपको क्रेडेंशियल का जरूरत ही नहीं है। ये आइडियल है मैनेजिंग मल्टीपल AWS अकाउंट, डेव, टेस्ट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन। ऐसा आपका अलग अलग अकाउंट है ना, उनके लिए बढ़िया है। एक सिंगल प्लेस से आप बिना स्विच किए अलग अलग डिफरेंट क्रेडेंशियल आप यूज़ कर सकते हो थ्रू एज्यूम रोल। ये क्या करता है, टेम्प्रेरी प्रिविलेज दे देता है, सिक्योर क्रॉस अकाउंट एक्सेस दे देता है। थोड़ा सा इसका सेटअप थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स होता है। आपको देखो, अगर आपने अच्छे से आपको AWS आता है, आपको एज्यूम रोल कराने आता है, IAM का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप आराम से कर सकते हो। हमने ये हमारे कुछ वीडियोज़ में हमने ऐसा किया भी है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसको ज़्यादा भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट एक स्टार्टर बंदे के लिए दिक्कत करता है। तो आप प्लीज़ मेरा वो जो AWS वाला वीडियो बिल्कुल उसको देखें, क्योंकि ये प्रोडक्शन रेडी है। आप ये बताया जा रहा है कि एज्यूम रोल ये आपका प्रोडक्शन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टिल अभी भी जो पुराने ट्रेडिशनल वे यूज़ कर रहे हो ना, अगर टेराफॉर्म को मैनेज करने के लिए, तो आपको ये वाला चीज़ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये क्या होता है, बेनिफिशियल होता है आपके टीम्स के लिए और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सेटअप के लिए। मतलब काफ़ी आराम से इस पर आप ना काम कर सकते हो। अब बात करते हैं AWS के आइडेंटिटी फेडरेशन की। भाई ये भी एक ऑथेंटिकेशन का तरीका है। भाई शेयर क्रेडेंशियल तक तो हम पहुंच गए थे, और भी हमने और तरीके देख लिए। अब ये क्या चीज़ है, आइडेंटिटी फेडरेशन। हमने आई थिंक ये इसी सीरीज़ में हमने इसको पहले भी बात किया है, SSO की बात किया है, तो ये वही कुछ बता रहा है। आइडेंटिटी फेडरेशन क्या है, अलाउ करता है आपके ऑथेंटिकेशन विथ AWS, ठीक है। अब टेराफॉर्म के बारे में मैंने बताया था, SAML टू AWS वो बताया था मैंने। तो वो एक आप कह लो कि मिडिल वेयर टाइप का है वो, जो आपको SSO का देता है। तो ये क्या करता है, आपका आइडेंटिटी जो फेडरेशन होता है AWS का, वो आपको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी जो टूल्स हैं, एक्सटर्नल आइडेंटिटी सिस्टम्स है उससे, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं। वहाँ पे बंदा लॉगिन करेगा
और आपका AWS पे वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है। टेराफॉर्म क्या करता है, इंटीग्रेट करता है इस जो उसकी जो कैपेबिलिटी है, इनेबल करता है आपके कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज़ को और मैनेज करता है आपके AWS रिसोर्सेज को थ्रू AWS आइडेंटिटी फेडरेशन। यूज़र क्या करता है भाई, प्रोसेस क्या है इसका, यूज़र लॉग करेगा, भाई लॉग इन करेगा ना अपने एक्सटर्नल आइडेंटिटी प्रोवाइडर में, वहाँ पे गूगल पे लॉगिन करेगा वो। ठीक है। वो क्या करेगा, एक टोकन रिसीव करेगा, मतलब ये टोकन को एक्सचेंज करेगा वो। ठीक है। वो टेम्प्रेरी AWS के एक्सेस क्रेडेंशियल को ना एज अ टोकन वो करेगा। पहले तो यहाँ से वहाँ भेजेगा, वहाँ से क्रॉस चेक होकर फिर से आपको टोकन आएगा, उस टोकन में ही आपका AWS एक्सेस का क्रेडेंशियल होगा। इससे क्या करेगा, जो टेराफॉर्म का जो यूज़र है उसको यूज़ करेगा आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। थोड़ा और इसको देखते हैं। ये क्या करता है, आपका स्ट्रीमलाइन करता है आपके यूज़र ऑथेंटिकेशन को और एक्सेस के मैनेजमेंट को। इसको क्या गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है इन्हांस होता है। आप लार्ज स्केल इन्वायरमेंट में इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये सीमलेस आपका इंटीग्रेट हो जाता है आपके जो एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोसेस है आपके। भाई आप बहुत पुरानी कंपनी है आपकी, एक्टिव डायरेक्टरी में सबके यूज़र बने पड़े हैं, अब उनको टेराफॉर्म पे जाना है तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है ये। ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन कहा जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग आपका आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोसेस है थ्रू SSO, आप जो SAML 2.0 की हम बात करते हैं, AD से आपका ऑक्टा है, आपका और भी कई सारे गूगल है, एज्योर है, सबके होते हैं, और भी थर्ड पार्टी कई सारे मतलब ऐसे प्रोवाइडर्स होते हैं जिसको आप यूज़ करके ये SSO सॉल्यूशन आप डाल सकते हो। ठीक है। ये कॉर्पोरेट हो जाता है आपके AD से। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में आपके पूरे यूज़र मैनेज हो रहे हैं, आपने उसको भी माइग्रेट किया है ऑफिस 365 के एज्योर AD में, ठीक है, तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपका AWS के जो रिसोर्सेज है वो मैनेज हो जाएगा आपके टेराफॉर्म के थ्रू। तो ये एक आइडल इसका एक यूज़ केस है ये। अब AWS आइडेंटिटी फेडरेशन कुछ समझते हैं। ये सीमलेस इंटीग्रेट हो जाता है आपके एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी मैनेजमेंट प्रोसेस से। मतलब आपका ऑलरेडी आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, गूगल पे मान के चलो, कई लोग गूगल के सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी उनका ऑफिस वगैरह जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ऑनलाइन ही चलते हैं वो। ठीक है। वहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज मेल वेल का बिजनेस प्लान ले रखा है, तो वो भी इससे इंटीग्रेट हो जाता है। भाई मैं AD की बात नहीं कर रहा, वो भी हो जाएगा। आपका कंपनी है ऑक्टा में SSO करता है आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भाई उसमें एज्योर भी है, उसके अंदर AWS भी है, उसके अंदर आपका VMware भी है, आपका ऑफिस 365 का पोर्टल भी है, साथ में आपके HR के पोर्टल हैं, फाइनेंस के पोर्टल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऑक्टा के थ्रू SSO यूज़ करते हैं। आप ऑक्टा को भी इसके अंदर ला सकते हो। भाई लॉगिन ऑक्टा पे करेगा वो, लेकिन वो आपका जो AWS का आइडेंटिटी फेडरेशन है इसके थ्रू आपको AWS के रिसोर्सेज पे आपको जो मैनेज करना होता है आपके क्रेडेंशियल्स को, वो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। थोड़ा सा इसका जो अगर मैं कहूँ कि इसका सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए आपको SAML 2.0 का नॉलेज होना चाहिए। और इतना भी मतलब मैं नहीं मानता कि इतना ज़्यादा वो होता है। मैंने तो किया है, देखो आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितना मेरे पीछे के वीडियोस देखे हुए हैं और वो कैसे चलता है। बाकी आपको SAML पे ना, जैसे वो खासकर जो एसर्सन वाले हैं, SSO है, या आपको अपने लाइफ टाइम में एक बार तो आपको ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपको करना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए। हम कभी होगा ऐसा कि हम इसको पूरा फुल प्रैक्टिकल करेंगे। ये सूटेबल होता है लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए विथ एग्जिस्टिंग SSO सॉल्यूशन। और आज के डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, सब इसी पे जा रही हैं। ये बहुत सिंपल हो गया। पहले टाइम पे SSO करना बहुत मुश्किल था, आज से 10 साल पहले प्रोसेसेस अलग थे, इतना सीमलेस नहीं था, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा गया। बट आज की डेट में ना बहुत सिंपल है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाए, आप एज्योर पे हो, आपका सब चीज़ ऑफिस 365 पे है, आप ऑन प्रेमिसेस AD पे हो, आप कोई भी यूज़ करो। लेकिन आजकल ना काफ़ी सिंपल हो गया करना। बस आपको नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए SAML 2.0 का। नेक्स्ट बात करते हैं MFA की। भाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी है। ये क्या करता है, इन्हांस करता है आपका सिक्योरिटी को। एक एडिशनल आइडेंटिटी, जैसे हम फ़ोन पे आता है ना, हमारा ये मैसेज आ गया, SMS आ गया, या जो गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, उसी को हम MFA कहते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक टेम्प्रेरी आपको एक सेशन टोकन दे देगा, उसके थ्रू आप उसको जो यूजर क्रेडेंशियल उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये एडिशनल आपको एक सिक्योरिटी लेयर देता है। अटैकर क्या करेगा, भाई अटैकर को आपका पासवर्ड पता भी चल गया ना, भाई MFA टोकन तो उसको नहीं मिलेगा, वो आपके फ़ोन में है,
तो इससे क्या आता है, एक्स्ट्रा आपको लेयर मिल जाता है सिक्योरिटी का। इससे आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाता है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है टेराफॉर्म के जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो आराम से बच जाते हैं। ये क्या करता है, इन्हेंस करता है सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग एडिशनल ऑथेंटिकेशन। भाई एक एक्स्ट्रा, कई बार तो ऐसा होता है कि MFA के 2-2 लेयर दे देते हैं, भाई SMS में भी कंफर्म करो, ईमेल पे भी कंफर्म करो, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। बाकी गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, आज डेट में बहुत ज़्यादा चलते हैं और इसी को हम MFA कहते हैं। तो इससे देखो आपका सिक्योरिटी इन्हांस होना ही चाहिए। आज के डेट में जो कॉर्पोरेट है ना वो यही मेथड यूज़ करते हैं। ये क्या कहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बना देता है कि MFA का सेटअप भी करना है, उसका मैनेजमेंट भी करना है। बेनिफिशियल होता है जब सिक्योरिटी आपका हाई प्रायोरिटी पे होता है। आपकी कॉर्पोरेट कंपनी भाई सिक्योरिटी पे, कंप्लायंस पे, हम भाई चाहते ही नहीं कि हम इस पर कुछ भी रिस्क लें, ठीक है भाई। हमारा कंप्लायंस का, हमारा HIPAA कंप्लायंस है, हमारा CCPA कंप्लायंस है, भाई हमारा तो PCI DSS कंप्लायंस है, हमें ISO 9002 और 27000 ये कंपनी हमारी ऐसा है। तो वैसी स्थिति में ना ये जो तरीका है बहुत ज़रूरी है MFA। तो अभी हमने ये पूरा ऑथेंटिकेशन वगैरह सिस्टम समझा है, तो इसको और आगे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम ये जो पूरा जो थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखो हमने प्रैक्टिकल तो करना ही है, जितना प्रैक्टिकल होगा हम उतना करेंगे, लेकिन ये जो है ना ये थ्योरी का पार्ट है। ये आपको अगर आप इसको समझते हो अच्छे से, जो अभी मैंने जो भी कुछ बताया, इससे आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको जो एग्ज़ाम जो लिखोगे ना, या इंटरव्यू भी आप दे रहे हो, तो आपको इसमें एक हेल्प मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई सर, खासकर सर्टिफिकेशन के लिए तो ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये कोर्स जो है ना हमारा थ्योरी से भरा पड़ा होगा, कि हम डीप डाइव कर रहे हैं। जब डीप डाइव करते हैं ना किसी भी इसमें मास्टर बनना है आपको, तो उसके एक एक थ्योरी को आपको समझना चाहिए। आप भाई एक्टिव डायरेक्टरी सीख रहे हो, आप AWS सीख रहे हो, तो एक एक थ्योरी को समझो क्या है कैसा है, एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब एक पूरे का पूरा जो सिलेबस है आपका उसको मतलब कवर करूं और आपको इतना कैपेबल बना दूं कि आप ना ये मेरा वीडियो देख के ही ना आप एग्ज़ाम पास कर लो, ठीक है। अपना समझना अलग चीज़ है भाई, जितने मैंने स्लाइड्स बताए उसको आप और अच्छे से समझोगे, या एक बार अच्छे से समझ गए जो भी मैंने बताया समझ गए, तो उससे रिलेटेड ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपके आगे के जो काम होता है, अगर आप एक्सिस्टिंग यूज़र हो टेराफॉर्म के, आप उसको यूज़ करते हो, तो ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा कि भाई ये मुझे पता नहीं था, तो आपको वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हम वर्क फ्लो की बात कर रहे थे ना, कि टेराफॉर्म इनिट है, फिर प्लान है, फिर आपका अप्लाई है, फिर डिस्ट्रॉय है, इसको और अच्छे से डीप जाके उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं पार्ट 6 वाले वीडियो में, और आगे हम थोड़ा और इसको अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।